मित्रों, छात्रों और साथियों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वाला जो पार्ट है वीडियो, जिसमें कि इतिहास के प्रमुख कथन और वो कथन कहाँ से लिए गए हैं, किसने कहा है, इस पे वीडियो बनाया था। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, ढेर सारा सब्सक्राइब हुआ, तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि पिछले कई सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में जो परीक्षाएं हुई है, उसमें ऐतिहासिक कथन और ये जो किसने कहा था, इससे प्रश्न पूछे गए थे। छात्रों को बहुत कठिन लगे थे और एक जगह कहीं संकलित रूप से मिला नहीं था। वे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए गूगल पे, परंतु मिल नहीं सका। इसलिए हमने प्रयास किया है कि इन कथनों को, ऐतिहासिक कथनों को संकलित किया जाए, सभी पुस्तकों से लिया जाए और एक जगह आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि छात्रों को सहूलियत हो सके और वो उसका आसानी से हल कर सके। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि दूसरे को भी लाभान्वित हो सके और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो हमारा जो पार्ट 1 में मैंने 34 कथन लिए थे, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से मिला करके 34 कथन लिए थे। यहाँ 35 से शुरू होता है। आप लोग आश्चर्यचकित ना होइए कि ये 34 कहाँ गए, वो पार्ट 1 में है। आप पार्ट 1 में जाकर के देख सकते हैं, वो सर्च करिए नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, और या फिर लिंक से जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ 35 से हमने लिया है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये पार्ट 2 में है 35वां कथन जो है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूं। यह अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में से लिया गया है। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूं, अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख से लिया गया है। 36वां है, अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यह हेमचंद्र चौधरी का कथन है। अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। यह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी का कथन है। अब इसी कथन में पिछला जो CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बिहार का जो एग्जाम हुआ था, यह भी गजटेड लेवल का एग्जाम है सिविल सर्विसेज के टक्कर का, और उसमें पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य की पतन का कारण आर्थिक थी, आर्थिक नीतियों की वजह से उसका पतन का कारण बना। यह किसने कहा है? हालांकि जो टेंटेटिव उत्तर है उसमें ये उर्मिला थापर जी लिया गया है। उसका जो टेंटेटिव उत्तर BPSC ने जो जारी किया है उसमें उर्मिला थापर लिया है, परंतु इसका DD कौशंबी होना चाहिए। हालांकि उर्मिला थापर ने तो इसका खंडन किया था, DD कौशंबी साहब का है। ये विभिन्न स्तरीय पुस्तकों से हमने लिया है, जैसे झांसरी माली हुआ है ना, मध्यकालीन भारत में हमने ये हरिश्चंद्र वर्मा से कथन लिया है ना, गुप्ता जी की किताब से लिया है, इत्यादि से लिया है। तो ये चलिए 37वां वो आगे देखेंगे हम लोग। 37वां है कि अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। यह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, वाह शास्त्री, धार्मिक नीति साम्राज्य का पतन का कारण बता दी है। चलिए 38वां है, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों से संबंधित में सूचित कार्यों के संबंध में सूचित करें। यह अशोक का 6ठा शिलालेख से लिया गया है। अब बताइए, हर क्षण हर स्थान, चाहे वह रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो, अंतःपुर मतलब बेडरूम, और चाहे उद्यान मतलब बगीचा, मेरे प्रतिवेदक, प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर, मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें, इन्फॉर्म करें कि प्रजा का क्या क्या काम है, मैं फौरन आ जाऊंगा। ऐसा महान जो शासक थे अशोक, अपने 6ठे शिलालेख में उद्धृत किया है, वहां से लिया गया है ये कथन। 39वां कथन है, अपने जीवन के अंतिम काल में उसे यानी अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। बाप रे बाप, तो बड़ा खराब स्थिति देखना पड़ा है। ये दिव्य वरदान है। अपने जीवन के अंतिम काल में उसे अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। यह दिव्य वरदान से लिया गया है। 40वां कथन है, अशोक के धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। ये DR भंडारकर साहब का कथन है। अशोक के धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था, यह DR भंडारकर साहब का कथन है। 41वां कथन है कि धर्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी। धर्म की जो कल्पना थी अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धर्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं।
ये रोमिला थापर जी का कथन है ना। धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना। आप लोग जानते हैं कि धम्म और धर्म में डिफरेंस है, दोनों अंतर है, आप लोग पढ़े होंगे। तो धम्म अशोक की कल्पना, धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। ये रोमिला थापर जी का कथन है, इतिहासकार है रोमिला थापर, है ना। 42वां जो कथन है, लेखों में वर्णित अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। यह है फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट जी का कथन है। लेखों में वर्णित अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। ये फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट का कथन है ना। 43वां कथन है, अशोक के धर्म के तत्व विश्वजनीन है। हम उस पर किसी धर्म विशेष के प्रति प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। अशोक के धर्म के तत्व विश्वजनीन है, हम उस पर किसी धर्म विशेष के प्रति प्रोत्साहन या संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। यह रमाशंकर त्रिपाठी जी का कथन है। अगला कथन है 44वां, धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था। यह फ्लीट का कथन है। धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था। यह फ्लीट का कथन है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो याद करने में आसानी होगी, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आप रिपीट करिए, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा, इतना कठिन नहीं है। 45वां कथन है, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। यह अशोक का 7वां शिलालेख से लिया गया है। सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। यह अशोक का 7वां शिलालेख से लिया गया है। 46वां है, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय अशोक के बारे में है, और धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है ना। अशोक का 13वां शिलालेख धम्म विजय की चर्चा से लिया गया है, 13वां शिलालेख से। 47वां में है, कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई थी। यह राज तरंगिनी से लिया गया है। आप जानते हैं कि राज तरंगिनी कश्मीर के संबंध में एक जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। और आप कह रहे हैं कि शव मंदिर, ये तो शव मंदिर तो एक तरह से मज़ार टाइप का हो गया जी, है ना। शव मंदिर, वाह वाह, 2 समाधि भी था उसमें। चलिए हम लोग इस कथन को याद रखेंगे। कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित करवाई थी। राज तरंगिणी से लिया गया है। 48वां है, मनुष्य को अपने धम्म का आदर तथा दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। अशोक का 12वां शिलालेख में यह कहा गया है। अब बताइए, अपने धर्म का आदर करिए और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। आज प्रेरणा लेनी चाहिए इस कथन से, अशोक के 12वां शिलालेख से। आजकल तो वैसा हो नहीं रहा है भाई, बस दूसरे के धर्म को बुराई करो और अपना काम निकालते रहो। चलिए खैर, हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक बातों से हमें पूछे हुए कथन से यह मतलब है। आगे है, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। यह सिंहली अनुश्रुति से लिया गया है। ये 50वां है, राजा को राज्य कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र से लिया गया है। कौटिल्य ने कहा था, मैंने कि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में थे ये विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य जिसको कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा था। अब जानते हैं कि प्रशासनिक कार्यों के लिए एक ऑथेंटिक पुस्तक है उस काल के लिए। राजा का राज्य कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। 51वां कथन है, केवल बर्बर, म्लेच्छ एवं अनार्य ही दास बनाए जा सकते हैं, आर्य नहीं बनाए जा सकते। आर्य में शूद्र भी सम्मिलित हैं, इसलिए शूद्रों को भी दास नहीं बनाया जा सकता। ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। केवल बर्बर, म्लेच्छ एवं अनार्य ही दास बनाए जा सकते हैं, अर्थशास्त्र से लिया गया है। 52वां है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा है।
और अब जानते हैं मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, तो शायद वहीं से लिया गया होगा, परंतु यह कथन मेगास्थनीज का है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था, केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। 53वां है, बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के अपने हित में होता है। एक कौटिल्य यानी कि चाणक्य का कथन है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। वाह 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 वाह, यह अर्थशास्त्र से लिया गया है। प्रजा के ही सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के भलाई में उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। काश ऐसा आज हो जाता। अर्थशास्त्र से लिया गया है। 55वां है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया। महावंश से लिया गया है। संपूर्ण भारत उसके कब्जे में था। जस्टिन का कथन है ये, चंद्रगुप्त के कब्जे में था। संपूर्ण भारत उसके चंद्रगुप्त के कब्जे में था। 57वां है, चंद्रगुप्त से संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया। जस्टिन का कथन है ये। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में दोनों में संधि हो गई तथा दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ये पियानस का कथन है। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा, अंत में दोनों में संधि हो गई तथा दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी कार्नेलिया से शादी कर दिया था, है ना, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। एपियानस का कथन है। 59वां है, चंद्रगुप्त स्वार्थ सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। उसके देखिए स्वार्थ सिद्ध नामक नाम था उसका। स्वार्थ सिद्ध भाई स्वार्थी नहीं था आजकल के जैसा। चंद्रगुप्त स्वार्थ सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। मुद्रा राक्षस पर ढूंढी राज की टीका यहां से लिया गया है। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत थी। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत थी। यह स्मिथ साहब का कथन है। 61वां है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। यह प्लूटार्क का कथन है। 62वां, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। और खतरनाक कथन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहा है जस्टिन। वाह, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। ये जस्टिन साहब का कथन है। वाह, भारत में 7 जातियां हैं। ये मेगास्थनीज कृत इंडिका में है लिखा हुआ। आप 7 जातियां पढ़ सकते हैं, पुस्तक में मिल जाएगी। 7 जातियां कौन कौन सी थी? कृषक थे, दार्शनिक थे, ऐसे 7 है टोटल। भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में दास प्रथा नहीं है। ये मेगास्थनीज कृत इंडिका में से लिया गया है, इंडिका में कहा गया है। अब मौर्योत्तर काल में संगम साहित्य काल से संबंधित कथन है। उसी के लगभग काल से जो इतिहासकार है कथन क्या बोले हैं। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। यह बाणभट्ट हर्षचरित में कहा गया है, बाणभट्ट से लिया गया है। अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की तथा प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति की होगी। यह मेघातिथि से लिया गया है। 67वां है, अंत्यजों के अंतर्गत कोली, पुष्कर एवं वराट जातियां थी। अंत्यजों के अंतर्गत कोली, पुष्कर एवं वराट जातियां थी। यह व्यास स्मृति से लिया गया है, पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में। 68वां है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की अग्निकुंड से प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई। यह चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज राजसो से लिया गया है। यह राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में यह कथन है। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। यह ह्वेनसांग का कथन है। प्राचीन भारत के इतिहास गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। यह डॉक्टर बर्नेट का कथन है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। यह डॉक्टर बर्नेट का कथन है। 71वां कथन है, कौड़ियों द्वारा दैनिक लेन देन किया जाता था। यह फायान का कथन है। गुप्त काल के संदर्भ में कौड़ियों से लेन देन किया जाता था। तभी कहा जाता है अभी कि फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, हैं, यानी कौड़ी पैसा था उस समय, है ना। 72वां कथन है, गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। यह प्रोफेसर रामशरण शर्मा का कथन है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा जो हैं ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ये पटना के थे, है ना, बिहार के थे। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। 73वां है, समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था, बल्कि उसका चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव।
ये पर्याय प्रशस्ति से लिया गया है। 74वां है, भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री कहा। प्लिनी ने भारत को रत्नों की एक महान जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री कहा है। यह प्लिनी ने कहा, प्लिनी द्वारा कहा गया है। 75वां है, ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेसोस्टियर यानी रोमन सिक्का को सेसोस्टियर कहा जाता था न खींच लेता हो। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष से 10 करोड़ सेसोस्टियर यानी कि रोमन सिक्का न खींच लेता हो। ऐसा कथन ग्रीक के इतिहासकार प्लिनी ने रोम से भारत आ रहे सोने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा। हाय 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 हाय, यही है ये प्लिनी का कथन मौर्योत्तर काल के संबंध में है। 76वां है, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। यह राजतरंगिणी से लिया गया है। 77वां है, न आरंभ है न अंत, न स्थिरता है न अस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है। अनारंभ जो शून्य का पर्यायवाची है। यह नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत, नागार्जुन साहब का कथन है, शून्यवाद का सिद्धांत उनका पुस्तक है ना, उससे लिया गया है। न आरंभ है न अंत, न स्थिरता है न अस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। नागार्जुन साहब का कथन है ये, है ना। ये कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे। 78वां है, मेनांडर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया था। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी, हजारा जिला, पंजाब के रावी नदी तक फैली थी। स्ट्रैबो का कथन है ये। 79वां कथन है, संगम साहित्य की रचना तथा उसका संकलन ईसा पूर्व की 3री से 6ठी शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। रामशरण शर्मा का ये कथन है। 80 है, संगम साहित्य 500 ईस्वी के मध्य में रचा गया। श्रीनिवास आयंगर साहब का कथन है ये, श्रीनिवास आयंगर। 81वां है, संगम साहित्य का रचना काल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य है। नीलकंठ शास्त्री साहब का कथन है ये। अब 82वां है, पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य अत्याचार के विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी अत्याचारों का अस्वीकरण था। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश आते हैं, है ना, जो कि है ना ब्राह्मण धर्म का इन्होंने पोषण किया, पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग की राज्य क्रांति मौर्य अत्याचार के विरुद्ध था, मौर्य द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का अस्वीकरण था। यह निहार रंजन राय का कथन है ना। तो इतना ही कथन है, 82 कथन। और अगले जो पार्ट होगा, पार्ट 3, उसमें हम लोग 83 से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये कथन कैसा लगा, इसे बार बार देखिए ताकि ये याद हो जाए आप लोगों के लिए, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, और इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे छात्र भी लाभान्वित हो सकें, और इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट करिए। कुछ ऐसा जो कथन हो जो मेरे द्वारा छूट गया हो या फिर मैं नहीं ले पाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारे कथनों को संकलित कर पाया हूँ, परंतु कुछ छूट भी गया होगा, आप कमेंट में जा करके लिखिए कि कौन सा कथन छूट गया है, किसके द्वारा कहा गया है। हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।